ये जेट 2021 में क्वेश्चन आया था ना, यहां से क्वेश्चन आया था ना जेट 2021 में, पेप्टन से, है ना। और इसका एग्जाम्पल भी होगा AlCl3 वगैरह, FeCl3 वाला, फेरिक क्लोराइड। सही बात है क्या? लास्ट पॉइंट क्या था? बहुलक स्टार्ट करना है। अच्छा स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब देखो, समबहुलक और सहबहुलक की बातें कर ली होगी, यानी दो वर्गीकरण कर दिए अपन ने। तीसरा वर्गीकरण देखो, बहुलक का तीसरा वर्गीकरण, ये रिएक्शन के आधार पे है। एक तो होते हैं योगात्मक बहुलक, और एक होते हैं संघनन बहुलक। इसका दूसरा नाम होता है श्रृंखलन वृद्धि बहुलक। और इसका नाम होता है पद वृद्धि बहुलक। एस्ट्रीकरण पढ़ा था अपन ने, एस्ट्रीकरण, एस्टर का निर्माण एस्ट्रीकरण कहलाता है। और उसका एग्जाम्पल भी पढ़ा था, एस्पिरिन का निर्माण पढ़ा था क्या? तो एस्ट्रीकरण में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल रिएक्शन करते हैं, एस्टर बनाते हैं और जल का अणु बाहर निकल जाता है। जब दो क्रियाकारक रिएक्शन करे और कोई अणु बाहर निकल जाए, इसका नाम होता है संघनन। लेकिन अपन ने इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया की थी, एल्कीन और एल्काइन की। तो अपन ने क्या किया था, जैसे एल्कीन के ऊपर HBr जोड़ रहे हैं, तो H भी आके जुड़ गया, Br भी आके जुड़ गया, कोई अणु बाहर नहीं निकला। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों क्रियाकारक कंप्लीटली जुड़ जाए, उसको बोलते हैं योगात्मक। और जिसमें दो क्रियाकारक आपस में रिएक्शन करे, उत्पाद तो बने लेकिन छोटा मोटा अणु बाहर चला जाए, H2O, अमोनिया, हाइड्रोजन, कोई भी परमाणु या अणु बाहर निकल जाए, तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, संघनन अभिक्रिया। जैसे अपन ने नाभिक्स ने योगात्मक पढ़ी एल्डिहाइड कीटोन की, तो अपन ने एल्डिहाइड कीटोन लिया, HCN डाला तो H भी जुड़ा और CN भी जुड़ा, फूलों की बरसात हुई है ना, बाहर हो फूल बरसाओ, है ना। सपनों का मजदूर आया है, कबूतर संदेशा लेके आया है, बीट भी देगा अभी। है क्या ऊपर कबूतर? चिड़िया बैठी है, चूहा है? समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बोल रहे हो, कभी कभी बोल रहे हो चूहा है। पता नहीं क्या चल रहा है यार, ये कोई बात होती है बीच वालों? कोई बोल रहा है चिड़िया है, कोई बोल रहे चूहा है, कोई बोल रहे छेद है। प्रोसेस थोड़ा समझ में नहीं आया, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग है ना, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग इट, कुछ तो राज है। क्या बोल रहा है? हिंदी में बोलो, वहां तो तुम बड़ी इंग्लिश बोल लेते हो, है ना, है ना? ये तो क्या मैं मास्टर रह गया ना, इसलिए हिंदी हिंदी बोलो। यही कोई मैम होती ना और वो इंग्लिश बोलती, वो पीछे वाले बेहोश हुए हुए पड़े रहते हो। हाँ, आय आय क्या बोलती है ना? सही बात है क्या? हाँ,
समझ रहा हूं मैं, सब पता है मेरे को तुम्हारे बारे में सालों। तुम लोग जो है क्या क्या सोचते हो, ये तो आदमी पुरुष बोल रहा है इसलिए सर हिंदी में बोलो, सर मारवाड़ी इंग्लिश समझ में नहीं आती। मेरी जगह कोई फीमेल टीचर होती वो इंग्लिश बोलती है ना, ऐसा बोलता है प्लीज गाइस सिट डाउन। पैरों नीचे सीट पे नहीं बैठते ये मैम के पैरों में गिरे हुए मिलते। मैम हम तो यही बैठ गए फिर आके। सालो सुधर जाओ तुम लोग। हाँ, पुरुषों की इज्जत नहीं है समाज में, यही होता है, हम पुरुष है ना, यही होता है। चलो यहां देखो, नहीं नहीं तो तुम क्या चाहते हो, जेंडर चेंज कर लो इतनी सी इज्जत के लिए? साले ऐसे देख रहे मेरे को कि काश ये मैडम होता तो, ऐसा सोचो। तो योगात्मक बहुलक वो होंगे जिनमें आपको एल्कीन दिखेगा, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखे, वो सारे योगात्मक वाले होंगे। और जिसमें प्रकार्यात्मक समूह आ जाए, जैसे एस्टर है ना, जैसे अमाइड, ये सब आ जाए तो समझ जाना कि कौन से बहुलक है, संघनन। क्योंकि एस्टर किससे बना था, कार्बोक्सिलिक प्लस एल्कोहल से H2O बार, संघनन है। अमाइड किससे बना था, कार्बोक्सिलिक प्लस अमोनिया या अमीन से, H2O बाहर निकला, संघनन है। तो अमाइड वाले एस्टर वाले प्रकार्यात्मक समूह आए तब तो बोल देना संघनन है, और डबल बॉन्ड वाले प्रकार्यात्मक समूह आ जाए तो समझ जाना कौन से योगात्मक है। कैसे, अभी अपन रिएक्शंस पढ़ेंगे। सर आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है, हाँ आगे निकल गए ना सब लोग इसलिए। सर गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू किल द रेट टू द गुंडा ब्रदर। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे हैं, कुछ नहीं है। बोले गुंडा भाई को कॉन्ट्रैक्ट दे दो चूहे मारने का, बोली लगा देते, बोली नीलामी है ना, जो कम पैसों में काम कर पाएगा उसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, सस्ता सुंदर टिकाऊ, चले क्या। और ये सब बातें, कॉन्ट्रैक्ट दे दो। ये डेली आता है राकेश बोरा, और फिक्स है ये गुंडा भाई का नाम लेता है। हाँ कुलदीप, सॉरी कुलदीप राय राय ने, ये कुलदीप आ गया, ये डेली गुंडा भाई बोलता है। कोई नाम क्या बेटा आपका, क्या नाम है? तो नाम रख दे आज से कुसाक्षी। चलो मजाक कर रहा हूं, देखो इधर देखो, सुगलो इधर देख लो इधर। चलिए भाई तेरा गुंडा शेर है, दब के ही हो रह नहीं सकता। सिंसियर हो गई आजकल, क्या हुआ, सब लोग चिढ़ाने लग गए क्या? नहीं, चलो यहां देखो, तो अपन रिएक्शन कर रहे हैं। कोई तो राज है, दाल काली है पूरी, दाल में काला नहीं है, चले क्या? कोई तो राज है। चलो अब इधर देखो, अब अपन एक एक बहुलक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला बहुलक पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, पोलीएथीन। कौन सा बहुलक है, पोलीएथीन, हाँ पोलीएथीन। तो एथीन क्या होता है, CH2CH2, और इसके आगे लगा देंगे N, N का मतलब बहुत सारी इकाइयां। तो आपको कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करना, और ये चारों हाइड्रोजन पड़े हैं, कोई भी परमाणु बाहर नहीं गया है, और इधर ऐसे बड़ी चेन कर देना। इसका मतलब बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ी हुई है, N इकाइयां, बहुत सारी इसलिए लगा देंगे पोली, और एथीन तो शॉर्ट में बोलते हैं पॉलीथीन, पॉलीएथीन इक्वल टू पॉलीथीन। अब ये पॉलीएथीन जो है ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है LDP और एक होती है HDP। दोनों की स्ट्रक्चर में फर्क है। LDP में क्या होता है कि जब ये इकाइयां आपस में जुड़ती है तो बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, और HDP में क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से घनत्व बढ़ जाता है ऐसे।
अब जब दोनों बन एथीन से रही है तो फिर दो अलग अलग प्रकार की पॉलीथीन क्यों बन रही है? इसके पीछे रीजन है। ये जब एचडीपी बनाया जाता है तो यहां पर एक उत्प्रेरक काम में आता है। क्या काम में आता है? और उस उत्प्रेरक का नाम है जो आपने पहले भी पढ़ रखा है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। तरुण सर ने पढ़ाया होगा, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है R3Al ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ऐसे बोल सकते हो या बोल सकते हो C2H5 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम ये आपको तरुण सर ने बताया था। ऑर्गेनिक एनसीईआरटी में लिखा ट्राई एथिल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, मतलब दोनों का सेम ही है। और बनता कौन है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक। क्या बनाने में काम में आता है? नहीं नहीं, हाई डेंसिटी प्लास्टिक, उच्च घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन। और वो उधर क्या होगी? निम्न घनत्व पॉलीथीन। तो ये जो उत्प्रेरक है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, ये क्या करता है? बीच के जो क्रॉस लिंक बने हुए इनको हटा देता है और एक नॉर्मल संरचना बना देता है जिससे घनत्व बढ़ जाता है। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या काम में आता है? एचडीपी बनाने में, हाई डेंसिटी प्लास्टिक बनाने में काम में आता है। इतना सा ध्यान रखना है। अगर इस पॉलीथीन में मैं पीवीसी पढ़ा रहा हूं, पॉली विनाइल क्लोराइड होता है, लिखने में इसको वाइनिलिक क्लोराइड लिखते हैं। तो ये सेम टू सेम एथीन के जैसा ही है। एथीन में क्या था? CH डबल बॉन्ड CH2 था। अरे यही तो था। इसकी n इकाइयां थी तो डबल किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल में। और यहां पर H H H ये थे। सही बात है क्या? और इसकी n इकाइयां थी। विनाइल क्लोराइड क्या होता है? डबल बॉन्ड के जस्ट आगे क्लोरीन जुड़ेगा तो उसको अपन विनाइल बोलेंगे। तो ये हो गया विनाइल क्लोराइड। तो अपने क्या करेंगे? इस H को यहां से हटा के और यहां पर क्या लगा दो? Cl। ये बन गया पॉली विनाइल क्लोराइड पीवीसी। खत्म। अच्छा, इसमें एल्कीन था इसलिए ये कौन सा बहुलक हुआ? योगात्मक। और कौन सा हुआ? प्लस। एकल की इकाई एक ही है या एक से ज्यादा प्रकार की है? एक ही तो है। अरे एथीन 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 पॉली एथीन, एथीन के अलावा कोई आया क्या यहां पर? तो इसको क्या बोलेंगे? सम बहुलक। तो ये योगात्मक है और कौन सा बहुलक है? सम बहुलक। आगे चलो, फिर वापस देखो एल्कीन है तो कौन सा बहुलक होगा? योगात्मक। एकलक इकाई कितनी है? एक ही टाइप की सारी, विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड, बोल देंगे पॉली विनाइल क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा? सम बहुलक। एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां चल रही है। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या काम में आता है? रेनकोट बनाने में काम में आता है। क्या काम में आता है? हाँ। और क्या काम में आता है? विद्युत रोधी तार जो होते हैं ना, तार, तार के ऊपर जो कवरिंग होती है, आवरण, वो बनाने में काम में आता है पीवीसी। और रेनकोट बनाने में काम में आता है। पीवीसी की पाइप बनती है, फिटिंग वगैरह की पाइप जो आती है, नल फिटिंग वगैरह की, वो पीवीसी के पाइप आते हैं। तो रेनकोट, विद्युत रोधी आवरण और पाइप बनाने में कौन सा बहुलक काम में आता है? पीवीसी काम में आता है। एल्कीन है इसलिए योगात्मक बहुलक है। एकलक इकाइयां सारी सेम है इसलिए सम बहुलक है। अगर मैं अब पढ़ रहा हूं PAN, पान, इसका नाम होता है पोली एक्रिलो नाइट्राइल पान, पोली एक्रिलो नाइट्राइल। सेम वही रिएक्शन है, CH2 डबल बॉन्ड CH। पिछली बार Cl लगाया था। नाइट्राइल किसको बोलते हैं यूपीएससी में? साइनाइड को। तो यहां पर लगा देंगे CN। खत्म हो गया। बहुलक बनाएंगे तो डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल में। ये CN का CN पड़ा है, एक चेन इधर चली जाएगी, एक चेन इधर। संरचनाएं नहीं पढ़नी आपको, कोई सी भी क्वेश्चन ही नहीं आएगा। इसका नाम है पोली एक्रिलो नाइट्राइल और इसका नाम है एक्रिलो नाइट्राइल।
और ये क्या है, पॉलीएक्रिलाइट्राइल। इसके दूसरा नाम ध्यान रखना, इसको बोलते हैं ओरलोन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एक्रिलेन। क्या बोलते हैं? दूसरा ध्यान रखना, ये कवकरोधी होता है, मतलब इससे बने हुए जो कपड़े हैं, रेशा है, ये रेशा, इसको कृत्रिम ऊन बोला जाता है। क्या है ये? तो इससे जो स्वेटर बनेगी, उनके अंदर क्या नहीं लगेंगे? कीड़े नहीं लगेंगे। जैसे अपन सर्दियों को कपड़ों को समेट के रखते हैं तो कपूर की गोलियां रखते हैं ताकि उसको कवक वगैरह खराब नहीं करे। वो उन कपड़ों के लिए रखा जाता है जो ऊनी कपड़े होते हैं, कॉटन से बने हुए होते हैं, फाइबर से नहीं, कॉटन से, यानी कपास से बने हुए होते हैं। उनमें कीट लग जाता है। पर ये कपास नहीं, ये कृत्रिम ऊन है। और ये कैसी होती है? कवकरोधी। अरे अपने गांवों के अंदर स्वेटर पहनते हैं वो चमकनी, 200-300 रुपए में आ जाती है, और लेडीज अलग ही पहन के निकलती है मकर संक्रांति के दिन स्पेशली, चमकनी सी स्वेटर। वो वाली किससे बनती है? इससे बनती है, पॉलीएक्रिलाइट्राइल से, ओरलोन एक्रिलेन। अच्छा, यहां पर जो उत्प्रेरक काम में आता है वो कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है? परोक्साइड उत्प्रेरक। ये सारी परोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? परोक्साइड की उपस्थिति में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहां पर जैसे साइनाइड जोड़ा, वैसे अगर यहां पर बेंजीन जोड़ दूं, वही CH2 है, ये CH है, अब की बार यहां क्या जोड़ दूं तो इसका नाम होता है स्टाइरीन। क्या नाम होता है? और इससे जो बहुलक बनेगा वो बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये इधर बेंजीन पड़ा है, एक चेन इधर जाएगी, एक चेन इधर जाएगी, है ना? तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन। क्या नाम हो जाएगा? जो अपने को याद नहीं रखना है। आगे चलो, नेक्स्ट है टेफ्लोन। कौन है? हाँ, टे का मतलब है टेट्रा फ्लोरो, तो 4 फ्लोरीन होंगे, 2 यहां और 2 यहां। इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा फ्लोरोएथीन। बहुलक बनाएंगे तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में। और ये चारों फ्लोरीन पड़े रहेंगे, एक बॉन्ड इधर और एक इधर, इसका नाम हो जाता है टेफ्लोन, टेट्राफ्लोरोएथेन। तो शॉर्ट में बोल देते हैं टेफ्लोन। टे का मतलब टेट्रा, फ्लोरो और एथेन, तो टेफ्लोन। अब देखो ये क्या काम में आता है टेफ्लोन? पहला, बर्तन होते, बर्तनों के हत्थे बनते, हत्थे, वो बनाने में काम में आता। तो न चिपकने वाले हत्थे, नॉन स्टिकी हैंडल्स, गैस किट जो होता है उसकी सील बनाने में काम में आता है। मेन सवाल ये वाला पूछा जाता है, न चिपकने वाले हत्थे किसके बनते हैं? टेफ्लॉन के। और यहां जो उत्प्रेरक काम में आता है वो कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है? परसल्फेट उत्प्रेरक। कौन सा आता है? ये सारे के सारे देखो योगात्मक ही चल रहे हैं अभी तक। ये पहले वाला देखो, ये कौन सा था? सही योगात्मक। क्यों? एल्कीन वाला है, प्लस सारी एक लगी गए सेम ही है, तो समबहुलक। इसमें भी देखो एल्कीन वाला है इसलिए योगात्मक, सारी एक लगी गए सेम भी इसलिए समबहुलक। ये भी एल्कीन वाला, योगात्मक, सारी एक लगी गई सेम है तो समबहुलक। ये सारे के सारे योगात्मक बहुलक है। अब अगेन योगात्मक बहुलक पढ़ रहे हैं, जेट में क्वेश्चन आएगा, सीयूटी में नहीं आएगा, ध्यान रखना। हाँ, बहुलक से सीयूटी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, दैनिक जीवन में रसायन से सीयूटी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब 2 चैप्टर पढ़ेंगे, दोनों जेट के हैं। अब इधर देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं रबड़। क्या पढ़ रहे हैं? अब रबड़ पढ़ रहे हैं। अपने पास में पहला है प्राकृतिक रबड़। 4 रबड़ पढ़ेंगे और चारों रबड़ में से 3 संश्लेषित है, एक ही प्राकृतिक है। पर रबड़ शब्द कभी भी आएगा तो एक शब्द आपको फिक्स दिखेगा, ब्यूटाडाइइन। कौन सा शब्द दिखेगा? ब्यूटाडाइइन। ये शब्द दिखते समझ जाना कि वो क्या है? रबड़ है। कौन कौन से ब्यूटाडाइइन है? पहला, सबसे पहला है आइसोप्रीन, और इसका नाम है 2 मेथिल 1,3 ब्यूटा डाइइन।
इन। नेक्स्ट है क्लोरोप्रीन, इसका नाम है 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटा डाई इन। नेक्स्ट है 1,3 ब्यूटा डाई इन प्लस एक्रिलो नाइट्राइल। नेक्स्ट है 1,3 ब्यूटा डाई इन प्लस स्टाइरिन। ये 4 रबड़ बनेंगे। अगर आइसोप्रीन से आपने रबड़ बनाया तो बनेगा प्राकृतिक रबड़। कौन सा रबड़ बनेगा? और प्राकृतिक रबड़ का नाम क्या होगा? पॉली आइसोप्रीन। और ये जो पॉली आइसोप्रीन है, जो प्राकृतिक आइसोप्रीन से क्या बन जाएगा? पॉली आइसोप्रीन। बहुलक का मतलब पॉली शब्द लगाना है, तो पॉली आइसोप्रीन। इसके 2 रूप होते हैं, एक तो सिस और एक ट्रांस। तो प्राकृतिक रबड़ कौन सा होगा? सिस वाला। ट्रांस वाले से प्राकृतिक रबड़ नहीं बनेगा। ट्रांस वाले से जो बहुलक बनता है उसका नाम होता है गट्टा पर्चा, जो अपने सिलेबस में नहीं है। क्लोरोप्रीन से जो बहुलक बनेगा उसका नाम होगा नियोप्रीन। क्या नाम होगा? नियोप्रीन। 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल से जो बनेगा उसका नाम होगा ब्यूना एन। ब्यू का मतलब है 1,3 ब्यूटाडाइन। अभिक्रिया सोडियम की उपस्थिति में होती है, और एन का मतलब नाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। दूसरे वाले का नाम है ब्यूना एस। ब्यू का मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन, सोडियम की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, एस का मतलब स्टाइरिन। ये तीनों कृत्रिम रबर है। कैसे रबर है ये? हाँ, ये तीनों कृत्रिम रबर है। और ऊपर वाला प्राकृतिक है, जो कौन सी रूप में? सिस रूप के अंदर। अब सुनना, आपको पूछते 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन क्या है? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का जब बहुलीकरण करवाओगे तो क्या बनेगा? प्राकृतिक रबर। ये जो दोनों बहुलक है, ये वाले, ये दोनों सह बहुलक है, क्योंकि एक से ज्यादा एकलक इकाई है। और ये जो दोनों है ये समबहुलक है, क्योंकि एकलक इकाई एक ही है। पर चारों में देखो डबल बॉन्ड है, एल्कीन है सारे ही। 1,3 ब्यूटाडाई इन 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 इन, इसका मतलब ये सारे कौन से बहुलक है? योगात्मक। रबड़ सारे योगात्मक बहुलक का संगनक नहीं है, क्योंकि सब के अंदर इन है। आइसोप्रीन और क्लोरोप्रीन से जो बनेंगे प्राकृतिक रबड़ और नियोप्रीन जो बनेंगे, ये कौन से बहुलक है? समबहुलक है। ब्यूना एन और ब्यूना एस कौन से? सहबहुलक। अब मान लो प्राकृतिक रबड़ की कमी हो गई दुनिया में, तो उसकी जगह इन तीनों संश्लेषित रबड़ में से सबसे अच्छा कौन सा काम में लिया जाता है? ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो बोलना ब्यूना एस। कौन? ब्यूना एस के बारे में ध्यान रखना, प्राकृतिक रबड़ का अच्छा विकल्प है, प्राकृतिक रबड़ का उत्तम विकल्प है। यानी प्राकृतिक रबड़ अगर नहीं है तो उसकी जगह कौन सा रबड़ काम में ले सकते हो आप? ब्यूना एस। कुछ एनसीईआरटी की लाइन से जो आपको ध्यान रखनी है। और ये बहुलक हो गए। पॉली आइसोप्रीन का कौन सा रूप? सिस, समपक्ष। हिंदी में लिखा समपक्ष एनसीईआरटी के अंदर, सिस रूप, ट्रांस रूप नहीं चलेगा। उससे जो बहुलक बनेगा वो प्राकृतिक रबड़ नहीं हो, गट्टा पर्चा है, जो कागज इंडस्ट्री के अंदर काम में आता है, उससे आपको मतलब नहीं है। अब सुनो, ये 4 रबड़ हो गए। नेक्स्ट देखो, ये जब पॉली आइसोप्रीन लिखेगा तो इसमें जो आपको संख्या दिखेगी वो दिखेगी 1,4 ब्यूटाडाइन, 1,4 एल्कीन, है ना। और उसका कौन सा रूप बनेगा? सिस रूप। वहां देखो 1,3 ब्यूटाडाइन है, और यहां कौन सा बोलोगे आप? 1,4। ये ध्यान रखना, जब बहुलक बनेगा तब। ये अपने पास में सारे जितने भी पढ़े अभी तक वो सारे योगात्मक बहुलक थे, संगनन एक भी नहीं है अभी तक। सह आ गया, सम आ गया, सब आ गया, लेकिन संगनन का नाम नहीं है। संगनन तब आएगा जब प्रकार्यात्मक समूह आने स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रकार्यात्मक समूह आते हैं तो अपन पहले बहुलक पढ़ रहे हैं, उनका नाम पढ़ रहे हैं पॉलीएमाइड। कौन से बहुलक पढ़ रहे हैं? पॉलीएमाइड बहुलक। और अमाइड आ गया, इसका मतलब समझ जाना पहली बात, ये कौन से बहुलक है?
संगनन बहुलक है। कौन से? और जितने भी नाइलोन होते हैं वो सारे नाइलोन कौन से बहुलक कहलाते हैं? पॉलीएमाइड बहुलक। कौन से कहलाते हैं? ठीक है, अब सुनो, पॉलीएमाइड में नाइलोन कौन कौन से हैं? तो अपने को दो नाइलोन पढ़ने सबसे पहले। पहला बनता है हेक्सा मेथिलीन डाई अमीन। तो ये तो आ गया अमीन। अमाइड किससे बनेगा? अमीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो साथ में एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। तो यहां पर जो एसिड लेंगे वो कौन सा लेंगे? एडिपिक अम्ल। कल क्वेश्चन आया था आईआईटी में, कौन सा अम्ल विटामिन की तरह काम करता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। पता नहीं, क्वेश्चन था कल आईआईटी में। हेक्सामेथिलीन डाइअमीन प्लस एडिपिक अम्ल से नाइलोन बनेगा। और दूसरा है केप्रोलेक्टेम, उससे अमाइड बनेगा। वहां दो एक लगी का ये या एक ही है? हेक्सामेथिलीन डाइअमीन का फॉर्मूला होता है CH2 का होल 6 और ये NH2 और ये NH2। एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CWH CH2 का होल 4 CWH। पढ़ाया हुआ है मेरा डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में, ओम सगा पिमेली। ये एडिपिक अम्ल है। बताओ इसमें कितने कार्बन है? 6। और इसमें कितने कार्बन है? कितने? 6 ही है। 4 तो ये पड़े, 5 और 1 6। और उसमें भी कितने कार्बन है? 6। इसलिए इसको बोलते हैं नाइलोन 6-6। मतलब दो एकलक इकाइयां हैं और दोनों में 6-6 कार्बन है, तो नाइलोन 6-6। ये है केप्रो। केप्रो का मतलब कितने कार्बन बताए हुए मेरे? 6। वेलर का मतलब 5, ब्यूटाइर का मतलब 4। और लेक्टेम का मतलब होता है चक्रीय अमाइड। क्या होता है? चक्रीय अमाइड होगा जिसमें कितने कार्बन होंगे? 6। एक ही यूनिट है या दो है? एक ही। तो नाइलोन और 6। नहीं नहीं, एक ही बार। एक बार 6 का मतलब एक यूनिट है, 2 बार 6 का मतलब 2 यूनिट है। अगर आपको एक बार 6 चाहिए, पीछे वालों कितनी बार? क्या? 6। तो आपको रस्सियां जाना पड़ेगा, सॉरी रस्सियां बनानी पड़ेगी। कलर मैंने पिंक लिया है, रस्सियां नहीं, रस्सियां। कितनी बार? 6। एक बार। तो कहां जाओगे? क्योंकि जिंदगी का एक ही ख्वाब है कि जब एक बार ही अगर मिलना है तो कम से कम क्या मिले? सुधर जाओ सालो, सुधर जाओ, है ना? तो कोई बोले एक बार 6 तो रस्सियां, 2 बार 6 तो कब कब? अब वो सुन लो, एक तो ब्रश करते टाइम और एक कपड़े पहनते टाइम। वस्त्र बनाने में और ब्रश बनाने में कौन सा नाइलॉन काम में आता है? नाइलॉन 6-6। और रस्सियां बनाने में कौन सा काम में आता है? नाइलॉन 6। कहना क्या चाहते हो सर? मैं तो एग्जाम्पल बढ़ा रहा हूं यार, भारत का शिक्षित नागरिक हूं। मैंने क्या बोला? जीवन का मकसद याद करना है, पढ़ना नहीं है। नहीं, आप अलग सोच रहे हो। तो ब्रश और वस्त्र बनाने में कौन आता है? नाइलॉन। वस्त्र मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल बोला है सालो। हाँ, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग। और ब्रश जो होता है, ब्रश के ऊपर जो होता है ना फाइबर, वो जिससे तुम रगड़ते हो तो वो रेसे निकले हुए रहते हो, नाइलॉन के रेसे होते हैं। हाँ, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आपको रस्सियां चाहिए होती है। सही बताओ सर? लेकिन कुछ भी कहो सर, याद तो हो जाते हैं। तो याद ही करना तो है। रस्सिया के लिए कितने का? तो यहां देखो, तो नाइलॉन 6-6 कितनी बार 6 है? 2 बार। तो एक तो ब्रश और एक वस्त्र। और नाइलॉन 6 मतलब रस्सियां। बाकी आप समझदार है। तो दो नाइलॉन और नाइलॉन जब भी आएंगे, इसका मतलब प्रकार्यात्मक समूह कौन है? अमाइड। इसमें चक्रीय अमाइड होता है, इसमें दोनों रिएक्शन करेंगे तो अमाइड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक और ये NH2। खत्म हो गया। आगे चलो। नेक्स्ट पॉलीएस्टर कौन है?
पॉलीएस्टर। अच्छा, पहले पता चल गया कि एस्टर है। एस्टर का मतलब दो चीजों से मिलकर बना होगा, एक तो एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक से। भाई एस्टर किससे बनता है? एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक से। और पॉलीएस्टर बनाने के लिए तो एल्कोहल काम में आता है, वो सेम है, एथिलीन ग्लाइकोल। क्या पहले नाम सुना हुआ है क्या क्वथनांक के अंदर? एथिलीन ग्लाइकोल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल अपन चेंज करते रहेंगे तो अपने पास बन जाएगा पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर में पहला अपन पढ़ रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोल, एक तो एल्कोहल लेना पड़ेगा ना, तो एथिलीन ग्लाइकोल। दूसरा बहुलक ले रहे, उसमें भी एथिलीन ग्लाइकोल ही। अम्ल चेंज करेंगे। पहले में अम्ल ले रहे टरथेलिक अम्ल, कौन सा अम्ल? और दूसरे में ले रहे हैं थैलिक अम्ल। टरथेलिक लोगे तो टर से याद कर लेना, टेरिलीन बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, और इसमें बनेगा ग्लिप्टल। टेरिलीन का ही दूसरा नाम होता है डेक्रोन। क्या? डेक्रोन। और ये क्या काम में आता है? टेरिलीन हेलमेट बनाने में काम में आता है। क्या बनाने काम में आता है? नहीं नहीं, तो तुम लोग सुधर जाओ, अभी भी बोल रहा हूं। सालों बर्बाद हो गए तुम लोग, मेरे को और खराब कर दिया। सर हम तो आपको ब्लेम कर रहे थे, आप हमारे को कर लो। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भाई साहब इतना सिंसियर आदमी था, भगवान कसम, मेरे घर वालों को पूछ लेना। एथिलीन ग्लाइकोल तो एल्कोहल, और इधर अम्ल। एल्कोहल और अम्ल मिलते समझ जाना कि एस्टर है। अम्ल प्लस अमीन मिल जाए तो समझ जाना कि अमाइड है। अमाइड है तो नाइलोन है। एस्टर है तो या तो इनको पॉलीएस्टर बोलेंगे। कौन कौन से? एक तो डेक्रोन और एक ग्लिप्टल। डेक्रोन हेलमेट बनाने में काम में आता है, ग्लिप्टल पेंट बनाने में काम में आता है। पेंट वो कलर कलर कलर, हाँ कलर वाले पेंट बनाने में। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट अपने सिलेबस में है जैव निम्नीकृत बहुलक। ये सारे कृत्रिम है। जैव निम्नीकृत बहुलक, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जैव निम्नीकृत बहुलक वो बहुलक होते हैं जिनका जमीन अगर गाड़ दोगे तो जीवों द्वारा अपघटन हो सकता है। जैसे पॉलीथीन है। पॉलीथीन 10-20 साल भी पड़ी रहेगी तो वैसे की वैसे निकल जाएगी, उसका अपघटन नहीं हो पाता, तो वो जैव अनिम्नीकृत बहुलक है। अपने दो सिलेबस में ऐसे बहुलक है जो जैव निम्नीकृत है। कौन कौन से? पहले का नाम है नाइलोन 2, नाइलोन 6। मतलब दो इकाइयां हैं, एक इकाई में 2 कार्बन है, एक इकाई में 6 कार्बन है। अगर दोनों इकाई सेम होती तो एक बार तो नाम लगता और आगे कार्बनों की संख्या लिख देते, पर दोनों इकाइयां अलग अलग कार्बन की, इसलिए नाइलोन 2, नाइलोन 6। और एक पीएचबीवी, क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। ये नाइलोन 2, नाइलोन 6। तो इसमें दो इकाइयां होंगी, एक 2 कार्बन की और एक 6 कार्बन की। पहली इकाई है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में याद करो 2 कार्बन होते हैं। प्रकाशिक अक्रिय अमीनो अम्ल,
अरे याद है क्या? क्या होता है? 2 अमीनो एथेन, याद है क्या? 2 अमीनो एथेनोइक अम्ल, ग्लाइसिन का मैंने आईयूपीएससी भी बताया था। तो इसमें 2 कार्बन है, प्लस 6 कार्बन का होगा अमीनो केप्रोइक अम्ल। तो केप्रो का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 6। तो सीधा नाम याद कर सकते हो। तो नाम क्या हो जाएगा? नाइलोन। 2 कार्बन के लिए 2, 6 कार्बन के लिए 6। नाइलोन टू नाइलोन 6 एक जैव निम्नीकृत बहुलक है, सीधा इतना ही पूछा जाता है। एक लेके कहीं पूछ ले तो 2 कार्बन और 6 कार्बन का जो ऑप्शन दिखे उसको टिक कर दें। इसमें क्या होता है? पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ब्यूटाइरेट का मतलब 4 कार्बन का अम्ल। तो 1 2 3 और ये 4, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी ये अल्फा स्थिति और ये बीटा है, तो बीटा पे OH लगा दो। प्लस बीटा हाइड्रोक्सी वेलर। वेलर का मतलब कितने कार्बन रहे? 5। ब्यूटाइर का मतलब 4। तो 1 2 3 4 5, ये कार्बोक्सिलिक, ये अल्फा और ये बीटा, इसके ऊपर OH, ये दोनों मिलेंगे तो PHBV बन जाएगा। क्या बन जाएगा? PHBV। ये दोनों के दोनों कैसे बहुलक है? जैव निम्नीकृत बहुलक है। अब सुनना, ये जो अपन ने रबड़ बनाए, तो इनमें से प्राकृतिक रबड़ बना। इस प्राकृतिक रबड़ का करवाया जाता है वल्कनीकरण। क्या करवाया जाता है? हाँ, वल्कनीकरण करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? कुछ कमियां हैं प्राकृतिक रबड़ में, है ना? प्राकृतिक रबड़ की कमी, क्या क्या कमी है? नंबर 1, अगर इसको गर्म करे तो ये पिघल जाएगा। इसको ठंडा करे तो ये हार्ड हो जाएगा, मतलब भंगुर हो जाएगा। कठोर नहीं बोल सकते, भंगुर बोलोगे। कठोर और भंगुर में फर्क होता है। भंगुर का मतलब होता है आप किसी चीज पे फोर्स लगाओ तो टूट जाती है, उसका मतलब भंगुर होता है। और कठोर का मतलब है जिसको आप फोर्स लगाओ तो वो मुड़ जाएगी पर टूटेगी नहीं। ये फर्क होता है कठोर और भंगुर के अंदर। अच्छा, तीसरी बात, जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है। तो पता चला कि गाड़ी के टायर लगाया, पानी के अंदर गया, पानी टायर के अंदर, क्योंकि जल अवशोषण क्षमता अधिक है, इसलिए काम में नहीं ले सकते। चौथा, ऑक्सीकारक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता, यानी कि खराब हो जाते टायर पड़े पड़े। ये 4 इसमें कमियां हैं। किसमें? प्राकृतिक रबड़ में। इन कमियों को दूर करने के लिए, इनको दूर करने के लिए वल्कनीकरण करवाया जाता है। करवाते हैं। जैसे वल्कनीकरण करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे? प्राकृतिक रबर लेंगे और इसके साथ में 5% सल्फर लेंगे। कितना परसेंट? हाँ, और टेम्परेचर देंगे तो आपके पास में वल्कनीकृत रबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वल्कनीकृत रबर। वल्कनीकृत रबर क्या हो जाएगा? पहली बात, कठोर हो जाएगा। दूसरी बात, ऑक्सीकारक के प्रति प्रतिरोध आ जाएगा। तीसरी बात, वल्कनीकरण जब आप करवाएंगे तो जल धारण क्षमता कम हो जाएगी, जल अवशोषण क्षमता कम। और क्या हो जाएंगे? इनके लिए एक वर्ड अपने प्रयोग कर दिया कि कठोर हो जाएगा, ऑक्सीकारकों के प्रति प्रतिरोध जाएगा, जल अवशोषण क्षमता कम हो जाएगी। अब आप इसको काम में ले सकते हो। रबड़ है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि रबड़ में कौन से गुण होते हैं? प्रत्यास्थ गुण होते हैं। प्रत्यास्थ का मतलब जानते हो क्या आप लोग? रबड़ को अपन खींचते हैं तो रबड़ वापस उसी जगह आ जाता है, इसको प्रत्यास्थता बोलते हैं। तो रबड़ जितने भी होंगे उनके अंदर कौन सा गुण होता है? प्रत्यास्थ गुण होता है। अरे समझ गए क्या? तो ये रबड़ का वल्कनीकरण। और टायर बनाने के लिए जब वल्कनीकरण करवाया जाता है, कब? हाँ, टायर के लिए।
टायर बनाने वाला जो रबड़ होता है उसमें 5% सल्फर होता है। अलग अलग इंडस्ट्री में वल्कनीकरण के लिए अलग अलग परसेंट सल्फर काम में लेते हैं, पर टायर बनाने के लिए जो सल्फर काम में लेते हैं, वल्कनीकरण करते हैं, वो 5% सल्फर लेते हैं। याद कैसे रखना है? सल्फर और 5 दोनों सेम ही दिखते हैं, तो ये 5% सल्फर कर लोगे क्या याद? ये रबड़ का ऐसे वल्कनीकरण करवाया जाता है और ये जैव निम्नीकृत बहुलक हो गए। अब अपन पढ़ेंगे बेकेलाइट। क्या पढ़ेंगे? बेकेलाइट। बेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कोई मतलब बता सकता थर्मोसेटिंग का? सर सेटिंग के नाम पे क्या याद दिलवा रहे हो आप? थर्मोसेटिंग का मतलब है ऐसा प्लास्टिक जिसको अगर अपन तापमान दे तो वो खराब हो जाएगी, उसको दोबारा काम में नहीं ले सकते। और एक होता थर्मोप्लास्टिक, जैसे पॉलीथीन। पॉलीथीन को पिघला के अपन दूसरी चीजें बना सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है ये वाली, जैसे ये प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक, ये थर्मोसेटिंग है। आप इसको थोड़ा सा जलाओ, पिघल के खराब हो जाएगा, कोई काम में नहीं आएगा। जैसे बोर्ड का स्विच होता है, स्विच बोर्ड जो भी प्लास्टिक के बने आते हैं, ये सारे स्विच ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बेकेलाइट के बने होते हैं। अब आप इनको जैसे स्पार्किंग वगैरह होती है तो कई बार देखना स्विच जल जाता है, वो जलने का तो कोई काम का नहीं, तो पिघल कर वो वहीं खत्म हो जाता है। ऐसा प्लास्टिक जिसको दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता उसको थर्मोसेटिंग बोलते हैं, और जिसको पिघाल कर दूसरी चीजों में बदला जा सकता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है। इसको बोलते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक। क्या बोलते हैं? ताप दृढ़ प्लास्टिक। और वो होता है ताप सुमन्य प्लास्टिक। अब सुनना, बेकेलाइट कैसे बनता है? तो बोलना सर फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। किससे बनता है? संघनन बहुलक है, सह बहुलक है, दो एकलिक इकाइयां। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड जब रिएक्शन करते हैं तो एक संरचना बनती है जिसका नाम होता है नोवेलेक। क्या संरचना होती है? और ये नोवेलेक काम में आता है रंग बनाने में, पेंट बनाने में। ये नोवेलेक आगे जाके किसका निर्माण करता है? बेकेलाइट का, जो कि एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब इसके उपयोग देखो। पहला बोलेंगे सर स्विच बनाने में काम में आता है, कंघा बनाने में काम में आता है। फोनोग्राम सुना आपने? फोनोग्राम, उसका रिकॉर्ड, सरकारी काम होते हैं तो वहां पर वो ठप्पा लगाया जाता, सील है ना। वो ठप्पा जो होता है उसके अंदर क्या काम में होता है? उस ठप्पे के अंदर क्या रहती है? बेकेलाइट से लगाया जाता हूं। तो स्विच, कंगा, फोनोग्राम, रिकॉर्ड और ठप्पा, ये चारों काम किसके? बेकेलाइट के। अपने को ध्यान रखना। और एक लाइन याद रखना कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। एक तो स्विच वाला क्वेश्चन आया हुआ है, एक वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, पूछा जाता है। किससे बनता है? फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से। पहले कौन सी संरचना बनेगी? नोवेलेक। और नोवेलेक किस में कन्वर्ट होगी? बेकेलाइट में। ऐसे ही अपने पास में एक बहुलक है जिसका नाम है मेलामाइन। क्या नाम है? हाँ, इसमें होता है मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट में क्या था? यह भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से बनता मेलामाइन बहुलक। मेलामाइन बहुलक जिसको मेलामाइन रेजिन बोलते हैं। और ये जो मेलामाइन रेजिन है ये क्या काम में आता है? इसका सवाल पूछा जाता है अभंजनीय बर्तन बनाने में। अभंजनीय का मतलब बिना टूटने वाले, कचकड़े के बर्तन जिसको आप बोलते हो, है ना। वो आते हैं आजकल गिलास और प्लास्टिक है ना, जिनको बच्चों को खाना दे दो, बच्चा अगर उनको फोड़े से पटक भी देना, खाना बिगड़ जाएगा लेकिन वो बर्तन नहीं टूटेगा। पहले के जमाने में क्या होता था? कांच के कप में चाय दे देते थे छोरे को, वो ऐसे लात के दे देता छोटा बच्चा, ऐसे ये लो साफ। कांच के गिलास में पानी देते थे, छोड़ देता था। तो फिर स्टील वाले लेके आए, पर स्टील वाले क्या, जब गिरते हैं ना तो आवाज आती है पूरे घर में, वो ऐसे ठोक ठोक के वो प्लेटें बजाता रहता है। अब छोटे बच्चे के खेलने के वही जरिया होता है, तो उसको वो दे देता, वो पूरे दिन उस प्लेट को ऐसे, वो जैसे गिरती उसको मजा आता है कि अरे यार यहाँ तो डीजे चल रहा है पूरा। और वो दो दो प्लेटें ले लेके ऐसे बजाता था थालियों को। फिर आए कचकड़े के बर्तन, अब उसको दे देता है कि तू जाने रे, ये बर्तन जाने, तेरे से तो टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं तेरे बाप से भी। इसलिए
तू इसके साथ खेल। अब वो कटोरे लेके घूम रहा है ना, रेत भर भर के माथे पे डाल रहा है। गांव में बच्चे यही तो करते हैं। तुमने भी किया है बेटा, ये तो अब तुम सुतरे हो गए है ना, एकदम घेंट बन के आ रहे हो अब तो। पहले वैसा ऐसे सेडा इधर से आता था, है ना, ऐसे करके खा जाते थे, ऐसे ऐसे। तुम ही थे वो। हाँ, अभंजनीय बर्तन बनाने में कौन काम में आता? मेलामाइन। मेलामाइन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, बेंजीन के जैसा होता है, पर होता क्या है, बीच बीच में एक एक कार्बन को हटा दो और वहां नाइट्रोजन लगा दो, ऐसे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और जहां कार्बन बच गया उस पे NH2 जोड़ दो, तो इसका नाम होता है मेलामाइन। अब आपको पूछ सकता है मेलामाइन में विषम चक्रीय परमाणु कितने हैं? 3, बीच में 3 नाइट्रोजन है ना, ऐसे। ये होता है मेलामाइन। ये बहुलक खत्म हो गया, छाप दो। हाँ, इतना ही चैप्टर है, छाप दो। सर आपने इतना तेज लिखना कहां से सीखा, हमें भी बताओ। स्पीड बन जाती है बेटा धीरे धीरे। तुमसे अब बताओ पीछे वालों भाई, 9-10 साल बड़ा हो तो इतनी स्पीड तो ज्यादा है ही, इतनी प्रैक्टिस तो ज्यादा ही है। क्यों पीछे वालों? आपकी भी धीरे धीरे हाथ की स्पीड बढ़ी जाएगी। हाँ, आप बस प्रैक्टिस करें। चले अपन नेक्स्ट करें इसको। है 1 मिनट भाई साहब, इतना टाइम बहुत होता है 1 मिनट। लिखो सर जेट में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, तो सीट के पीछे 4 नंबर एक्सरसाइज दी हुई है, देख ले उसको किस टाइप के आएंगे। बेटों को क्वेश्चन तो सोल्व करने हैं नहीं, पढ़ते मौत आती है बस फिक्स है, लेके घूमते सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। अरे जैसे पढ़ाया वैसे ही आएंगे, दूसरी तरीके से तो तुम्हें पढ़ाता ही क्यों। वो थ्योरी याद होगी, अरे सर यार थ्योरी तो अभी नहीं पढ़ेगी, तो क्वेश्चन क्या वो बेरू जी का मंत्र से सोल्व होंगे क्या? विंकू सर स्लाइड पलटो, सुधर जा, कोई मतलब नहीं है। पॉलीमर से सीयूटी में कितने क्वेश्चन है? सीयूटी में नहीं आते भाई, जेट जेट में। सीयूटी में नहीं आएगा, जेट में आएगा। एकले की इकाई पूछ लेता, उपयोग पूछ लेता। सर थ्योरी तो बार बार भूल जाते, क्या करें। थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन करने होते हैं तो थ्योरी याद हो जाती है, और थ्योरी याद हो जाती है फिर वापस क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, फिर क्वेश्चन वापस सोल्व करते हैं, फिर थ्योरी और इजी होती है, फिर वापस क्वेश्चन सोल्व करो तो क्वेश्चन समझ में आने लग जाते हैं, फिर वापस थ्योरी पढ़ो और इजी हो जाएगी, फिर वापस क्वेश्चन सोल्व करो। सीट में क्वेश्चन सोल्व करते टाइम सीट में टिक नहीं करना होता है,
वरना रिवीजन नहीं कर पाते हैं। सर हम तो पहले सीट में टिक करते हैं ताकि दोबारा पढ़ते टाइम मेहनत नहीं करनी पड़े, सीधा ही पहले का बी दूसरे का सी ऐसे करके हम रिवीजन कर लेते हैं। सर आप बीच में क्लास नहीं लिए थे, आपकी याद आ रही थी, रिकॉर्ड क्लास देखी है। मैंने कब क्लास नहीं ली? एक दिन नहीं ली, उतने बीच में क्लास नहीं ली भाई साहब। बीच का मतलब तो होता है कि बस मास्टर महीने डेढ़ महीने क्लास नहीं आया बीच में। स्लाइड चेंज करो, अच्छा साइड में हो जा मास्टर। ठीक चल रहा है मतलब तुम लोग? आज हेयर स्टाइल बदल क्या है कि तू इधर टाल निकाल, मैं इधर निकालती हूँ, ताकि उसको लगे कि अपन अलग अलग है। सर हमसे कोई दुश्मनी है क्या? एग्जैक्टली सर यही कहना चाह रहे हैं। सर स्लाइड चेंज करो, चेंज कर दो स्लाइड। कितने लोग हैं जो अभी भी लिख रहे हैं? अरे जल्दी लिखो जल्दी, अब तो 3 महीने की बात और 4 तो हो गए। फेब मार्च और अप्रैल मई में एग्जाम है, ज्यादा दिन थोड़े ही बचे बेटा। और ये है, नेक्स्ट कर दो इसको। मास्टर रुक जा, चले ये लिखो। सर आज जादू हो गया है क्या? हाँ वो 4 मिनट 5 मिनट ऊपर हो गए। 11 11 पे मैंने लिखना बंद कर दिया था, अगर आपको पता हो तो। सिलेबस खत्म कर दिया, क्या पता फालतू में जादू हो जाए। तेईस तारीख हो गई आज। नेक्स्ट कर दू? नो जल्दी। कितने लोग हैं जो अभी भी लिख रहे हैं? जल्दी लिखो। हाय 2 मिनट अभी तो बहुत होते 2 मिनट। लिख सब रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा। ले फिर ये लिख, जोर क्यों कर रहा है? तो भावुक हो जाते हैं।